गुलिस्तान एक खूबसूरत और हरा भरा गांव था। करीम, एक मेहनती बूढ़ा, वहां अपनी प्यारी बेटी महक के साथ रहता था। महक एक नेक और मेहरबान लड़की थी। या अल्लाह, आज भी इतना काम है। वो अपने वालिद की खिदमत में कभी कोताही नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहो मेरी लाडली। महक की इंतहाई प्यारी दोस्त पीनू भी उस मोहब्बत भरे घर का हिस्सा थी और उनके साथ रहती थी। पीनो, मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से मुर्गी के अंडे ले आओ। मैं गरम पराठे बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है महक, मैं अभी अंडे लाती हूँ और लजीज आमलेट बनाती हूँ। मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। तुम जानती हो, मेरा दिन सबा की चाय के बगैर शुरू नहीं होता। हाँ हाँ पीनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब जल्दी करो और काम पर लग जाओ, बहुत देर हो रही है। और यूं पीनू सहन में गई और थोड़ी देर में ताज़ा और साफ अंडे ले आई। महक ने गरम गरम पराठे बनाना शुरू कर दिए। पीनू ने भी देर नहीं की। उसने कीतली चूल्हे पर रखी और खुशबूदार चाय की पत्तियां डालकर महकती हुई चाय तैयार की। फिर तीनों ने मिलकर सुकून और मोहब्बत से नाश्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर अपनी नान खाने की तरफ रवाना हुआ। वो मेहनत और सफाई से सुबह सवेरे नरम, गरम और खुशबूदार नान तैयार करता और करकरी रोटियां भी बनाता। उनकी महक गलियों में फैल जाती और गांव वाले बेताबी से उन्हें खरीदने आते। दूसरी तरफ महक ने शाम के खाने के लिए मजेदार बिरयानी तैयार की। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही शाम हुई, करीम नान खाने से ताज़ा फलों के साथ घर आया। जैसे ही वो खाने की मेज पर बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? दरवाजे पर कौन है? अरे बेटी, मैं हूँ तुम्हारी रजिया खाला। रजिया खाला, इंदर तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम करीम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम रजिया बीबी, बैठें। कैसे आना हुआ? अरे मियाँ, मैं अधर से गुजर रही थी और बिरयानी की खुशबू आई, सोचा आपके साथ खा लूं। भूखी थी। आप जानते हैं, इस वसी दुनिया में इस बेचारी जवान औरत का कोई नहीं है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे साथ खा लें। अरे देखो, बलाया हो या ना, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। अरे वाह, बहुत मजेदार। अक्सर ऐसा होने लगा कि रजिया रोजाना आती और सबके साथ खाना खाती। खाने के बाद वो मोहब्बत से महक के बाल संवारती और दिल से करीम मियाँ की खिदमत करती। ऐसा लगता था जैसे बीबी की मौजूदगी से घर में रौनक और सुकून आ गया हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब खाने पर बैठे, लेकिन रजिया बीबी नहीं आई। करीम परेशान हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारी रजिया खाला आज नहीं आए। मेरी नजरें कब से दरवाजे पर लगी हैं। जी अब्बा, मैं भी सोच रही थी कि खाला कहाँ रह गई। अरे आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? रजिया बीबी को कल से बुखार है, इसीलिए वो बढ़िया आज नहीं आई। मुझे तो वो लालचन बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप दोनों को नहीं जानती क्यों बहुत पसंद है। अब्बू, हमें बीबी के घर जाकर उनकी तबीयत का हाल पूछना चाहिए। बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम अभी चलते हैं। हालत में चारपाई पर अकेली लेटी हुई थी। हाय, मैं मर रही हूँ। रजिया खाला, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटी, मैं कल से भूखी हूँ और यहाँ अकेली पड़ी हूँ, कोई पूछने वाला। जी रजिया खाला, फिक्र ना करें, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। बेटी, अगर तुम खाना देकर चली गई तो फिर अकेली रहूंगी। मैं एक औरत हूँ और खूबसूरत भी और अब बीमार भी। मेरा अकेले रहना ठीक नहीं। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने साथ ले चलें। मैं तुम्हें माँ की मोहब्बत दूंगी और तुम्हारे अबा को मोहब्बत, मेरा मतलब खिदमत करूंगी और घर के कामों में मदद करूंगी। अरे रजिया बीबी, क्यों फिक्र करती हैं? अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। क्यों नहीं, जरूर, लेकिन आपको अपने साथ ले जाने के लिए अबा की रजामंदी भी जरूरी है। क्यों करीम मियाँ, क्या आपको मुझे अपने साथ ले जाने में कोई एतराज है? अरे नहीं रजिया बीबी, मुझे क्यों एतराज होगा? फिर तीनों घर की तरफ रवाना हुए।
घर पहुंचकर रजिया बीबी ने जी भरकर खाना खाया और गहरी नींद सो गईं। अगले दिन जब करीम मियाँ काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, रजिया बीबी उनके पास आईं और बोलीं, करीम मियाँ, आज मैं भी आपके साथ नान खाने चलूंगी। लेकिन क्यों? रजिया बीबी, सब ठीक तो है? बस मियाँ, मैं आपके नान खाने पर जाकर दुआएं दूंगी ताकि आपका कारोबार तरक्की करे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार पहले ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप साथ चलना चाहती हैं तो जरूर चलें। और यूं रजिया बीबी करीम मियाँ के साथ नान खाने गईं। नान खाने पहुंचकर रजिया बीबी ने हाथ उठाकर दुआ की और करीम मियाँ नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही करीम मियाँ गए, रजिया बीबी की नज़र नान खाने में रखी हुई करकरी नानों और नर्म रोटियों पर पड़ी। और फिर क्या? रजिया बीबी अपने आप को नहीं रोक सकी। पहले उन्होंने नानों पर हाथ साफ किया, फिर एक एक करके उन्होंने तमाम रोटियां निगल ली। जब ये सब खत्म हो गया तो रजिया बीबी की नज़र आटे पर पड़ी, वही आटा जिससे करीम मियाँ लजीज नान बनाते थे। रजिया बीबी ने उस आटे को भी नहीं बख्शा और सब खा गई। उनका दिल अभी भी नहीं भरा था कि उन्होंने चीनी की एक पूरी बोरी देखी। रजिया बीबी ने वो बोरी भी साफ कर दी और घी के डब्बे भी पी गईं। करीम मियाँ के वापस आने से पहले नान खाने का तमाम सामान गायब हो चुका था और रजिया बीबी एक तरफ शानत बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये क्या है? नान खाने का सामान कहाँ गया? नान, रोटियां, आटा सब कुछ गायब है। और रजिया बीबी, आपके चेहरे पर तो आटा लगा हुआ है। आपने मेरे नान खाने का तमाम सामान निगल लिया। अरे ये बातें छोड़ें, अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। जैसे ही शाम हुई, रजिया बीबी और करीम घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर रजिया बीबी चारपाई पर लेट गईं और चंद लम्हों में गहरी नींद सो गईं। क्या हुआ अबू, आप उतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटी महक, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज रजिया ने नान खाने में ऐसा काम किया कि मेरा दिल कांप गया। क्या मतलब अब्बा? बेटी महक, आज नान खाने का तमाम सामान, नान, रोटियां, आटा, चीनी, घी, सब कुछ तुम्हारी रजिया बीबी ने अकेले खा लिया। यहां तक कि रजिया के चेहरे पर आटा लगा हुआ था। या अल्लाह अब्बू, घर में भी यही हाल है। ना चावल बचे हैं ना दालें। बीबी ने सब कुछ खा लिया है। उन्होंने कच्ची सब्जियां और ताज़ा फल भी निगल लिए। बेटी, ये औरत हमें भीख मांगने पर मजबूर कर देगी। अब्बा, हमें जल्द कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रही हो मेरी बेटी। मैं एक बाबा जी को जानता हूं जिनका नाम बाबा मंजूर है। इंशाअल्लाह वो जरूर हमें इस रजिया नामी मुसीबत से निजात दिलाएंगे। इंशाअल्लाह। और यूं करीम मियाँ बाबा मंजूर की जगह की तरफ रवाना हो गए। बाबा मंजूर जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। बाबा मंजूर के चेहरे पर जादू के असरात साफ नजर आते थे, कालेपन और निशानात की शक्ल में, जो देखने वाले के दिल में अजीब खौफ पैदा कर देते थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इस वक्त कौन है? कौन? दरवाजे पर कौन? बाबा जी, मैं करीम हूं। कौन करीम? बाबा जी, मैं करीबी गांव से अपनी परेशानी लेकर आया हूं। अगर आप उसे हल कर दें तो बदले में मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। बहुत सारा पैसा? अरे वाह, लगता है किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर आई है। आओ मियाँ, अंदर आओ। जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या परेशानी है? बाबा जी, कुछ दिनों से एक औरत हमारे घर में है। वो अपने आप को रजिया बीबी कहती है। हाथ नीचे करके बात करो गुस्ताख बूढ़े। जी बाबा जी, मेरी गुस्ताखी माफ करें। रहम करके मैंने रजिया को पनाह दी, लेकिन उसने मेरे नान खाने और घर का तमाम सामान खा लिया है। अब हालत ये हो गई है कि कुछ नहीं बचा।
بابا جی ابھی بھی رضیہ بی بی مسلسل کھانے کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ اوہ، تو وہ بڑھیا تمہارے گھر میں ہے؟ کیا مطلب بابا جی؟ کیا آپ اس بڑھیا کو جانتے ہیں؟ ہاں، کچھ دن پہلے وہ بڑھیا آسمان سے اس جنگل میں اتری اور پھر تمہارے گاؤں کی طرف گئی۔ وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے آئی ہے، اسی لیے اس کی بھوک بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی وقت تمہیں بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس دنیا کی کوئی قیمتی چیز اپنی دنیا میں لے جا سکتی ہے۔ بابا جی اب ہم کیا کریں؟ دیکھو، میرے پاس اس کا حل ہے۔ میرے پاس ایک جادوئی ہار ہے جو میں نے دن رات جادو کر کے تیار کیا ہے۔ یہ ہار میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ کل شام میں تمہارے گھر اس جادوئی ہار کے ساتھ پہنچوں گا۔ تمہیں بس یہ ہار بڑھیا رضیہ کے گلے میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہار اپنا اثر دکھائے گا اور رضیہ بی بی اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی۔ مجھے میرا انعام یعنی پیسہ ملے گا اور تم اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالو گے۔ ٹھیک ہے بابا جی، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور پھر کیا؟ اگلے ہی دن بابا منظور جادوئی ہار لے کر گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس وقت رضیہ بی بی صحن میں کھڑی خوشی سے کچے امرود کھا رہی تھی۔ کریم میاں اور مہک خاموشی سے ایک طرف کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی بابا منظور نے ہار رضیہ بی بی کے گلے میں ڈالا، رضیہ بی بی نے بابا کو پکڑ لیا اور اپنی دنیا کی طرف اڑتے ہوئے بابا منظور کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ یوں بابا منظور کو بھی اپنے تمام برے کاموں کی سزا مل گئی اور وہ رضیہ بی بی کی دنیا میں چلا گیا۔ کریم میاں اور مہک وہاں کھڑے تعجب اور راحت کے ساتھ یہ سب دیکھتے رہے اور اپنے دلوں میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔